बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लस्टर बी को डिस्कस करेंगे हम। सुबह हमने क्लस्टर ए का जो था वो हमने देख लिया था। क्लस्टर ए में पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शिज़ॉइड एंड शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हमने देखा था। अभी जो है वो हम क्लस्टर बी जो है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का देखेंगे, जिसमें एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन, हिस्ट्रियोनिक और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें कॉमन खसूसियत क्या होती है? इन तमाम डिसऑर्डर्स में जो पर्सनालिटी फॉल्टी पर्सनालिटी स्टाइल या पर्सनालिटी डिसऑर्डर आप इनको कह लें, इनमें कॉमन खसूसियत क्या होती है? इम्पल्सिविटी होती है इनमें, ड्रामेटिक होती हैं, ड्रामेटिक पर्सनालिटी होती है, हाईली इमोशनल, अनप्रिडिक्टेबल। तो ये जो है ये तीन चार जो एक कॉमन फीचर्स होते हैं इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। अच्छा जी, अब आ जाते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर है दिस इज एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? परवेसिव पैटर्न ऑफ डिसरिगार्ड फॉर द राइट्स ऑफ अदर्स। यानी जिस तरह हमने कंडक्ट डिसऑर्डर पढ़ा था, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर पढ़ा था, तो इसी तरह बिल्कुल जो अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर था या कंडक्ट, उसको अगर वो प्रोलॉन्ग चलना शुरू कर दें, अगर वो लंबे अरसे तक चले, तो फिर वो 18 साल की उम्र से ऊपर तक अगर चले जाएं, तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि क्या वो कहीं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में तो कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो बेसिकली लोगों के राइट्स को जो है वो वायलेट किया जाता है। और उन डिसऑर्डर्स में भी कंडक्ट और जो हमने अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर पढ़ा था, उसमें भी जो था वो राइट्स ऑफ अदर्स जो था दे आर वायलेटेड। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ क्राइम, लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं, इम्पल्सिविटी होती है, अग्रेसिव बिहेवियर होता है पेशेंट का, इंडिविजुअल्स लैक ऑफ रिमोर्स और गिल्ट। अब इसमें जो शख्स है वो लोगों के राइट्स को सलब कर रहा है, उनको खत्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, क्राइम कर रहा है, उसके बाद लीगल इश्यूज क्रिएट कर रहा है, इम्पल्सिविटी शो कर रहा है, अग्रेसिव बिहेवियर है। लेकिन उसमें होगा क्या कि उसको गिल्ट नहीं होगा, उसको अपने इन तमाम बिहेवियर्स का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होगा। उसके अलावा क्या करेगा वो? break the law and engage in antisocial activities या behaviors not appropriate, assume that antisocial behavior indicate the antisocial personality disorder। यानी वो ब्रेक करेगा लॉज को, एंटीसोशल बिहेवियर्स में एंगेज हो जाएगा। उसके अलावा डू नॉट फील एज दो दे आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उसको जो है कोई भी गिल्ट नहीं होगा, तो वो ये नहीं सोचेगा, वो समझेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। able to internally justify all of their behaviors and actions। बल्कि वो अपनी इंटरनल जो इनके जो बिहेवियर्स होते हैं, जो एक एंटी सोशल बिहेवियर है, दूसरों के राइट्स को वायलेट वो कर रहा है, अग्रेशन शो कर रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको उसका कोई गिल्ट भी नहीं हो रहा। तो वो क्या करेगा कि वो अपने बिहेवियर्स को इंटरनली जस्टिफाई करेगा, अपने आप से किसी ना किसी तरीके से वो जस्टिफाई कर लेगा। गलत जस्टिफिकेशन दे, सही दे, लेकिन वो जस्टिफाई कर लेगा। DSM-5 का डायग्नोस्टिक क्या क्राइटेरिया क्या कह रहा है जी? कि फेलियर टू कंफर्म टू सोशल नॉर्म्स विद रिस्पेक्ट ऑफ लॉफुल बिहेवियर्स। ठीक है जी, सोशल नॉर्म्स को फेलियर को जो है वो फॉलो नहीं करता। डिसीटफुलनेस इंडिकेटेड बाय रिपीटिंग लाइज, ठीक है, धोखा देता है बार बार झूठ बोलकर। इंपल्सिविटी और फेलियर टू प्लान अहेड, इंपल्सिविटी शो करता है और प्लान नहीं बना पाता। इरिटेबिलिटी एंड अग्रेसिव, इरिटेबल होता है, अग्रेशन शो करता है, रेकलेस डिजायर फॉर सेफ्टी टू वन सेल्फ अदर्स। इरिटेबिलिटी और अग्रेसिवनेस जो है वो इसमें पाई जाती हैं। इसी वजह से जो है वो रिपीटेड फिजिकल फाइट्स और असॉल्ट्स, बार बार लड़ाई झगड़ा फिजिकल फाइट्स करते हैं। रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी ऑफ वन सेल्फ, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते अपनी सेफ्टी के हवाले से। कंसिस्टेंट इररिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल फील करते हैं अपने आप को, किसी चीज के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। लैक ऑफ रिमोर्स, किसी भी किस्म की कोई इनको गिल्ट फीलिंग्स नहीं होती, कोई पशेमानी नहीं होती, नथिंग एल्स। द इंडिविजुअल मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल की उम्र तक जो है वो इसकी उम्र होनी चाहिए, यानी 18 साल, कम से कम 18 साल जो है वो एज होनी चाहिए एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डायग्नोज करने में। तो ये इसकी मेन बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स थी एंटी सोशल पर्सनैलिटी की, जिसमें
सोशल नॉर्म्स को वायलेट करना, दूसरों के राइट्स को वायलेट करना, लगातार झूठ बोलना, धोखा देना, इम्पल्सिविटी शो करना, इरिटेबल मूड रहना, अग्रेशन शो करना, लड़ाई झगड़े करने बार बार, उसके अलावा अपनी जात का कोई ख्याल नहीं करना, कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शो करना, किसी भी किस्म का कोई गिल्ट वगैरह नहीं होता। इसकी एटियोलॉजी क्या हो सकती है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। अब ये मैं इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरा ख्याल है कि हम इतना पढ़ चुके हैं कि अगर मैं पढ़ाता भी जाऊंगा आपको तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि ये क्या टर्म्स है और ये क्यों इस्तेमाल की जा रही है। उसके अलावा ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकते हैं, कैन लीड टू द डिसरप्शन ऑफ द स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिनकी वजह से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उनकी उसकी जो डेवलपमेंट है वो डिस्टर्ब हुई हुई होती है किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से, जिसकी वजह से जो है वो एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नॉट मैनी एरियाज ऑफ द साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। 30% साइकाइट्रिक आउट पेशेंट में ये देखा जाता है। उसके अलावा इसकी प्रेवलेंस जो है वो हाई होती है इन सेलेक्टेड पॉपुलेशंस, मसलन प्रिजनर्स में जो है वो इस डिसऑर्डर की, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की प्रेवलेंस हाई होती है। उसके अलावा अल्कोहल जो पेशेंट यूज करते हैं उनमें इसकी प्रेवलेंस हाई होती है। ड्रग अब्यूज जो लोग करते हैं उनमें जो है वो इसकी प्रेवलेंस जो है वो हाई है। तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है कि दूसरों के राइट्स को वायलेट करते हैं ये लोग, होशिले होते हैं, इरिटेबल मूड होता है इनका, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल नहीं करते। उसके अलावा इनको कोई गिल्ट फीलिंग्स नहीं होती अपने किए धरे की कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और एक अजीब किस्म की तौजीहात जो है वो अपनी जो अपना जो बिहेवियर्स होते हैं इनके एंटी सोशल बिहेवियर्स, उसमें अजीब किस्म की जो अपनी तौजीहात है वो पेश करते रहते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अल्कोहल यूजर्स में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ड्रग यूजर्स में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है डिसऑर्डर्स। इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो डिफिकल्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन बहरहाल इसमें वेरियस थेराप्यूटिक अप्रोचेस सच एज स्कीमा थेरेपी। स्कीमा थेरेपी होती है जब हम बहुत सारी दूसरी थेरापीज को मिलाकर जो ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अलावा मल्टी सिस्टम थेरेपी, इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो इन थेरापीज को जरूर डिस्कस करेंगे डिटेल में। मेडिकेशन की जब हम बात करते हैं तो साइकाइट्रिक मेडिकेशन है, एंटी साइकोटिक है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, मूड स्टेबलाइजर्स हैं, ये यूज किए जा सकते हैं। तो ये था एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें एक तो जो है वो लॉफुल लॉ वायलेशन होती है, उसके अलावा डिसीटफुलनेस होती है, रिपीटेड लाइज, बार बार झूठ बोलना इसमें होता है, इंपल्सिविटी होती है, इरिटेबिलिटी होती है, एग्रेशन होता है, फिजिकल फाइट्स होती हैं, कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लैक ऑफ रिमोर्स यानी कि कोई गिल्ट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। इंडिविजुअल मस्ट बी एट लीस्ट 18 साल कम अज कम उम्र होनी चाहिए। तो इन खसूसियात के साथ फिर हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी जो है वो डायग्नोज करते हैं। इसमें फिर जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। उसके अलावा ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ा हुआ हो। और 30% जो साइकाइट्रिक आउट पेशेंट है उनमें ये देखा गया है। अल्कोहल यूजर्स में ये पाया जाता है, उसके अलावा ड्रग यूजर्स में ये पाया जाता है। इसमें जो है वो स्कीमा थेरेपी यूज की जाती है, मल्टी सिस्टम थेरेपी यूज की जाती है। उसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक मेडिसिन जो है वो इसमें यूज की जा सकती है। अब आ जाते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैटर्न ऑफ इम्पल्सिविटी, इंस्टेबिलिटी इन मूड, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सेल्फ इमेज। बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन का मतलब आपको पता है, बॉर्डर लाइन पे, या हाँ में या ना में, या गुड या बैड, या राइट या रॉन्ग, या लेफ्ट या राइट, कुछ भी आप कहने बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन न्यूरोटिक या साइकोटिक, जिस तरह ये बॉर्डर्स है ना बेसिकली, या बंदा न्यूरोटिक हो जाता है या साइकोटिक हो जाता है, या उसकी बात ठीक होती है या गलत होती है, या वो राइट साइड पे जाता है या वो लेफ्ट साइड पे जाता है। तो दिस इज अ बॉर्डर लाइन के दरमियान में बंदा खड़ा हो, या राइट पे चला जाए या लेफ्ट पे चला जाए, या अच्छा बिहेवियर शो करे या गुड या बैड बिहेवियर शो करे। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है वो बिल्कुल बॉर्डर पे शख्स होता है, इंस्टेबिलिटी होती है,
इनकंसिस्टेंसी होती है, कभी इधर का कभी उधर का। पैटर्न ऑफ इम्पल्सिविटी, इंस्टेबिलिटी इन मूड। देखें इंस्टेबिलिटी, मूड कभी ठीक है, कभी बहुत खुश है, कभी नाराज है, कभी गुस्से में है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है, कभी आपके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक होगा, कभी बहुत बुरा ताल्लुक होगा। सेल्फ इमेज भी ऐसी होगी, कभी बहुत अच्छा अपने आप को फील कर रहा होगा, कभी अपने आप को बहुत बुरा फील कर रहा होगा, अपने आप को बहुत डिग्रेड कर रहा होगा। अंडरलाइज द अनस्टेबल रिलेशनशिप कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या होते हैं, अनस्टेबल रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। आइडियलाइजेशन एंड डिवैल्यूएशन ऑफ अदर्स, या आप तो पेशेंट जो है वो या तो किसी को एक टाइम पे बहुत ज्यादा आइडियलाइज कर रहा होगा, या उसको दूसरे टाइम पे डिवैल्यूएशन कर रहा होगा। मतलब आपको भी जानने वाला एक टाइम पे आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, दूसरे टाइम पे आपको उससे बुरा इंसान ही कोई नहीं लग रहा होगा। हाई पॉजिटिव रिगार्ड एंड ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, या तो आप उसको बड़ा हाई पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे होंगे, बहुत उसको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, बहुत उसका शुक्रिया अदा कर रहे होंगे, या बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे उससे। इंटेंस एंगर, इरिटेबिलिटी, सेल्फ म्यूटिलेशन, सुसाइडल बिहेवियर्स, ये तमाम के तमाम जो है ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पाए जाते हैं। अनस्टेबल, अच्छा इसका डीएसएम का क्राइटेरिया क्या है, इसकी ओनली बी डायग्नोस्ड आफ्टर द एज ऑफ 18, सबसे पहले तो 18 साल की कम से कम उम्र हो। उसके बाद क्या है, एटलीस्ट 5 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, इनमें से 5 क्राइटेरिया का फुलफिल होना जरूरी है। कौन से, अनस्टेबल एंड इंटेंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है जी, अनस्टेबल एंड इंटेंस, या अनस्टेबल होंगे, इंटेंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होंगे। आइडियलाइजेशन होगी या डिवैल्यूएशन होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप किसी शख्स को या आइडियलाइज कर रहे होंगे या उसको डिवैल्यूएट कर रहे होंगे। अनस्टेबल सेल्फ इमेज और सेंस ऑफ सेल्फ, आपकी जो सेल्फ इमेज है पेशेंट की वो अनस्टेबल होगी, सेल्फ इमेज या सेंस ऑफ सेल्फ, कभी आपने को बहुत अच्छा समझ रहा होगा, कभी अपने आप को बहुत बुरा समझ रहा होगा। इम्पल्सिविटी, एटलीस्ट 2 एरियाज, कम से कम 2 एरियाज में इम्पल्सिव बिहेवियर होगा। कौन कौन से, एक्सेसिव स्पेंडिंग, बहुत ज्यादा खर्च कर रहा होगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा होगा, सब्सटेंस अब्यूज, रेकलेस ड्राइविंग, बिंजी ईटिंग, इन चीजों में जो है वो इम्पल्सिविटी शो करेगा, इनमें से कम 2 एरियाज में। रिकरेंट सुसाइडल बिहेवियर, जेस्चर्स और थ्रेट्स और सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर, जो रिकरेंट है उसका सुसाइडल बिहेवियर होगा, या उसके जेस्चर जो है वो बता रहे होंगे कि ये कुछ ना कुछ गलत करने वाला है, थ्रेट्स होंगे, या सेल्फ म्यूटिलेटिंग, अपने आप को जिस तरह ब्लेड मार रहे होते हैं समटाइम लोग, अपने आप को सेल्फ म्यूटिलेट करते हैं। अफेक्टिव इंस्टेबिलिटी, मूड में चेंज होगा, इनस्टेबल होगा इनका मूड, कभी बहुत ज्यादा खुश होंगे, डिस्फोरिक, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, कभी बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी, कभी बहुत ज्यादा खुश होंगे, कभी इरिटेबल होंगे। फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, अब खालीपन महसूस कर रहे होंगे। इंटेंस एंगर, डिफिकल्टी कंट्रोलिंग एंगर, पैरानॉइड आइडिएशन, ये तमाम जो खसूसियात हैं बेसिकली ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पाई जाती है। कौन कौन सी खसूसियात मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, बॉर्डर लाइन पे होते हैं, या किसी शख्स को डिवैल्यूएट कर रहे हैं, या उसको आइडियलाइज कर रहे होते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में इनके स्टेबल रिलेशनशिप नहीं होते, या किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती होती है, दूसरे ही दिन उसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे होते हैं। अपनी जो इनकी सेल्फ इमेज होती है वो बहुत शिट इनस्टेबल होती है, ठीक है। बाद दफा अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं, बाद दफा अपने आप को डिवैल्यूएट कर रहे होते हैं। इंटेंस एगर होता है इनमें, इरिटेबिलिटी होती है, सेल्फ म्यूटिलेशन होती है, सुसाइडल आइडिएशन होती है, इंपल्सिविटी पाई जाती है कम से कम 2 एरियाज में, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सेसिव स्पेंडिंग, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सब्सटेंस अब्यूज, रेकलेस ड्राइविंग, बिंज ईटिंग वगैरह इनमें पाई जाएगी। मूड जो है वो स्टेबल नहीं होगा, इंस्टेबिलिटी होगी, बहुत ज्यादा खुश होंगे, कभी एंजाइटी में होंगे, कभी गुस्से में होंगे। तो इस तरह के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो पाई जाती है। इटियोलॉजी ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या हो सकती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, उसके अलावा ब्रेन अबनॉर्मेलिटी, जेनेटिक्स, न्यूरो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हिपोकैम्पस टेंड टू बी स्मॉलर इन दोज हु सफर फ्रॉम दिस डिसऑर्डर, ठीक है, हिपोकैम्पस जो होगा वो छोटा होगा। अमेग्डला आल्सो टेंड टू बी स्मॉलर, अमेग्डला का साइज जो है वो भी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स में छोटा होगा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टेंड टू बी लेस एक्टिव, इनमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होगा वो लेस एक्टिव होगा। साइकोथेरेपी इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट, इनकी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो साइकोथेरेपी है। तो दिस दैट वाज द बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक दफा मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है। इसमें जो है वो बॉर्डर लाइन लफ्ज ही आपने सिर्फ याद रखना है बॉर्डर लाइन का,
बॉर्डर लाइन यानी जो इनकी तमाम की तमाम चीजें जो है वो स्टेबल नहीं होगी, गुड और बैड के दरमियान में लटकी हुई होंगी। इनके रिलेशनशिप भी जो है वो स्टेबल नहीं होंगे, वो अच्छे या बुरे के दरमियान में लटके हुए होंगे। इनका सेल्फ इमेज भी जो है वो भी ठीक नहीं होगा, वो भी गुड और जो है वो बैड के दरमियान में लटका हुआ होगा। उसके अलावा जो है इनका एग्रेशन होगा, इनमें इंस्टेबिलिटी होगी, मूड में सुसाइडल आइडिएशन होगी, एग्रेशन होगा, इम्पल्सिविटी होगी। ये तमाम के तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो है वो हिस्सा है। आगे आ जाता है जी हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होगा? एक्सेसिव अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। सिर्फ एक बात याद रखें, इनमें क्या होगा? अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होगा। इनकी कोशिश होगी कि लोगों का ध्यान इन्हीं पे रहे, लोग इन्हीं को पूछें, इन्हीं से बात करते रहे, इन्हीं की बात सुने, इन्हीं को इम्पोर्टेंस दें। इनको छोड़कर जिस महफिल में ये लोग सेल्फ जो है वो यू कैन से के फोकस ऑफ द अटेंशन नहीं इनको पता होता है कि इस महफिल में मुझे किसी ने नहीं पूछना, तो वहां ये जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरह की पर्सनालिटी स्टाइल जो होते हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि दे वांट टू बिकम द फोकस ऑफ अटेंशन इन ऑल द सिचुएशंस। इस तरह के लोग क्या होते हैं? एक्सेसिव टेंशन सीकिंग इमोशंस। ठीक है जी, बिगिनिंग इन अर्ली अडल्टहुड। अर्ली अडल्टहुड में इस तरह के जो अलामातें शुरू हो जाती हैं। एक्सेसिव नीड फॉर अप्रूवल, यानी कि इनको ये होता है कि जो भी काम करें उनको अप्रूवल मिले। ड्रामेटिक होता है इनका बिहेवियर। हाई नीड फॉर अटेंशन, इन अप्रोप्रिएट अपीयरेंस, एग्जैजरेटेड देयर बिहेवियर एंड इमोशंस। इनकी अपीयरेंस जो है वो अजीब इनअप्रोप्रिएट होगी। क्यों? दूसरों का जो है वो ध्यान ही अपनी तरफ करना चाह रहे होंगे। डीएसएम का क्राइटेरिया क्या कहता है जी? The person is uncomfortable in situations in which he or she is not the current center of attention. ऐसी सिचुएशन में ये लोग जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं जहां पर ये फोकस ऑफ अटेंशन नहीं होते। इंटरेक्शन विद अदर्स इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय द इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअली सेडक्टिव और प्रोएक्टिव बिहेवियर। यानी इनका जो इंटरेक्शन होगा बेसिकली ये अपने आप को इस तरह इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनके पेरेंट्स से, इनकी ड्रेसिंग से, कि ये सेक्सुअली अट्रैक्टिव लग अपने आप को शो करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। द पर्सन डिस्प्लेज रैपिडली शिफ्टिंग एंड शैलो एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस। इनके जो बेसिकली इमोशंस हैं वो डीप नहीं होते, वो ऊपर ऊपर से इमोशंस इनके होते हैं और जल्दी से चेंज होते रहते हैं। The person consistently use physical appearance to draw attention to self. इन अपनी फिजिकल अपीयरेंस इस तरह की बनाते हैं ताकि लोग इनकी तरफ देखें, उनका ध्यान इनकी तरफ आए। स्टाइल ऑफ स्पीच दैट इज एक्सेसिवली इंप्रेशनिस्टिक। इनका स्टाइल ऑफ स्पीच इस तरह होता है कि लोग इनकी तरफ इनसे इंप्रेस हों। सेल्फ ड्रामेटाइजेशन होगी, थिएट्रिकली एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस। अपने इमोशंस को एक्सैजरेट कर रहे होते हैं। इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स और सर्कमस्टांसेस, दूसरों से भी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कंसीडर रिलेशनशिप टू बी मोर इंटीमेट देन दे एक्चुअली आर। इतने गहरे ताल्लुकात शो करते हैं दूसरों के साथ जैसे असल में होते नहीं है। यानी जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी है बेसिकली उसका एक मेन जो आपने क्रिस्प है वो ये है कि दे पीपल आर अटेंशन सीकर्स। ये अटेंशन सीकर्स होते हैं। अब अटेंशन सीकिंग के लिए ये मुख्तलिफ किस्म की हरकतें करते हैं, गुफ्तगू इस तरह के इंप्रेशनिस्टिक करते हैं, कपड़े बड़े अजीबोगरीब इंप्रेशनिस्टिक डालते हैं, लोगों के साथ इनका बिहेवियर बर्ताव ऐसा होता है, सेक्सुअली सड्यूस करते हैं लोगों को। ये इनके इमोशंस इस तरह के होते हैं जो इंप्रेशन जो है वो अपना दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इसकी टियोलॉजी, इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं? कि अथॉरिटेरियन या डिस्टेंट एटीट्यूड बाय वन और बोथ पेरेंट्स। बचपन में इन लोगों के साथ अथॉरिटेरियन जो है वो लोग वालिदैन का एटीट्यूड रहा होता है। उसके अलावा हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पॉसिबल रिलेशनशिप है इन दोनों में। एंटी सोशल और हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिन लोगों को एंटी सोशल होगा उनमें चांसेस होंगे हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के भी। 2/3 ऑफ पेशेंट्स डायग्नोज्ड विद हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी also meet the criteria similar to the antisocial personality disorder. अब 2/3 2/3 अक्सरियत मरीजों की ऐसी है जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ होता है, उनको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी डायग्नोज होता है।
उसके अलावा ये फैमिलीज में रन, यानी जेनेटिकली जो है वो एक खानदान से दूसरे में, दूसरे जो नस्ल से तीसरे में भी ये रन करता है। इसके लिए साइकोथेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें फिर कॉग्निटिव थेरेपी जो है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आगे जाता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है जी? कि एक्सेसिवली प्री ऑक्युपाइड पर्सनल एडिक्वेसी, पावर, प्रेस्टीज, यानी ये बहुत ज्यादा, जितनी किसी शख्स की पावर होती है, जितनी उसकी रिस्पेक्ट होती है, जितने उसके किसी के साथ, किसी बड़ी पर्सनालिटी के साथ ताल्लुकात होते हैं, लोग उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ कर जो है बता रहे होते हैं कि उनके ताल्लुकात जो है वो फलां बंदे से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हालांकि वो बेशक इसको जानता भी ना हो। ठीक है, इसमें क्या होता है? ग्रैंडियोसिटी होती है, एग्जैजरेटेड फीलिंग ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस होती है। लोग अपने आप को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं कि मैं पता नहीं कौन कौन सा तुरखम खान हूँ और मैं पता नहीं क्या हूँ। ग्रैंडियोसिटी इन देयर बिलीव्स एंड बिहेवियर्स, ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग पाई जाती है इनके बिहेवियर में। स्ट्रॉन्ग नीड फॉर एडमायरेशन, लैक फीलिंग्स ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी इनमें बहुत कम होती है। एडमायरेशन की फीलिंग्स नीड बहुत ज्यादा होती है, अगर लोग मेरी बात माने, सुने, मुझे जो है वो रिगार्ड दें, मुझे जो है वो मेरी बात सुनी जाए। ठीक है, मुझे रिस्पेक्ट दें, लोग मेरी इज्जत करें, मेरा एहतराम करें। लोगों के अंदर एक सेल्फ एग्जैजरेशन होती है, चाहे वो रिस्पेक्ट के मामले में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, वो हर चीज को जो है वो एग्जैजरेट कर रहे होते हैं। डीएसएम का क्राइटेरिया जनाब क्या क्या कहता है? सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन सेल्फ फंक्शनिंग, इनकी जो सेल्फ फंक्शनिंग है उसमें सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होती है। मसलन एक्सेसिव रेफरेंस टू अदर्स फॉर सेल्फ डेफिनेशन, यानी दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, सेल्फ स्टीम को अपनी रेगुलेट करने के लिए, अपने सेल्फ अप्रेजल, यानी कि जो काम नहीं भी किया होता उसका भी जो है वो अपने जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। पर्सनल स्टैंडर्ड्स दैट आर अनरीजनेबल हाई, उनके अपने पर्सनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई उन्होंने किए हुए होते हैं। एम्पैथी नाम की उसमें उनके अंदर कोई चीज नहीं होती। ओवर आर अंडर एस्टिमेटिंग वंस ओन इफेक्ट ऑन अदर्स, ठीक है जी, लोगों पर बहुत ज्यादा अपना जो है वो असर रसूख जो है वो बताने की कोशिश करते हैं। एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, उसके अलावा इनके अंदर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो है वो पाया जाता है। एटियोलॉजी इसकी क्या है जी? ओवर सेंसिटिव टेम्परामेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स एट बर्थ, बाय बर्थ ही इनके अंदर जो है वो इस तरह की अलामात भी मौजूद होती हैं। एक्सेसिव एडमायरेशन दैट इज नेवर बैलेंस्ड विद रियलिस्टिक फीडबैक, बहुत ज्यादा एक्सेसिव एडमायरेशन होती हैं कि जो हकीकत में असल में उतना नहीं होता जितना वो अपने आप को समझ रहे होते हैं। हकीकत में उतना लोग उनको नहीं पसंद कर रहे होते, उतना नहीं उनको फीडबैक दे रहे होते, एडमायर कर रहे होते हैं, जो हकीकत में अपने आप को ये कर रहे होते हैं। एक्सेसिव प्रेज फॉर गुड बिहेवियर्स, अच्छा इसमें, अच्छा एक चीज है, ये मैं बात करूँ एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी बेसिकली क्या है कि हद से ज्यादा इनको जो है वो एडमायरेशन दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है, इज्जत दी जाती है। एक्सेसिव प्रेज फॉर गुड बिहेवियर, इनके गुड बिहेवियर की वजह से जितना उनको प्रेज मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा वालिदैन या टीचर्स या दोस्त उनको दे रहे होते हैं। एक्सेसिव क्रिटिसिज्म फॉर बैड बिहेवियर इन चाइल्डहुड, और इसी तरह अगर उनका कोई गलत बिहेवियर हो उनके ऊपर जितना क्रिटिसिज्म होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा उनको दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर अडल्टहुड में आकर उनके अंदर जो है वो नार्सिसिस्टिक जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पाई जाती है। ओवर इंडल्जेंस, ओवर वैल्यूएशन पेरेंट्स, फैमिली एंड मेंबर्स एंड पीयर साइड, ठीक है, उनको जो है वो ओवर वैल्यूएशन दी जा रही है, उनको ओवरली जो है वो शाबाश दी जा रही है, तो उतना काम भी नहीं दिया किया होता जितनी वो दोस्त वाह वाह वाह। कुछ लोग होते हैं ना, उनको आदत होती है दूसरों की खाम खाम में बेतुकी तारीफ करना, हर काम के लिए, वो काम जो नहीं किया उसकी भी तारीफ कर रहे होते हैं। तो जब इस तरह के बच्चों की जाती है तो फिर बड़े होकर उनको ये आदत पड़ जाती है। स्वीयर इमोशनल अब्यूज इन चाइल्डहुड, या फिर ऐसे बच्चे जिनको स्वीयर इमोशनल अब्यूज किया जाता है बचपन में, उनके साथ भी इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। अनप्रिडिक्टेबल और अनरिलायबल केयर गिविंग फ्रॉम पेरेंट्स,
कुछ बच्चे ऐसे जिनके वालिदैन की तरफ से उनको अनप्रिडिक्टेबल अनरिलायबल केयर गिविंग मिली हुई होती है, कभी उनको प्यार कर लिया, कभी नहीं किया, कभी उनका पूछ लिया, कभी नहीं पूछा, जिसकी वजह से बच्चे फिर बड़े होकर इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। लर्निंग मैनिपुलेटिव बिहेवियर्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, इसके अलावा जो है वो लर्निंग का बड़ा रोल है। जिस तरह बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट वालों ने ये कहा हुआ है कि हम हर अच्छा बिहेवियर और हर बुरा बिहेवियर ये सीखते हैं। तो इस तरह करके ये जो लर्निंग थ्योरीज है बेसिकली वो ये कहती है कि इस तरह की चीजें जो है वो बच्चे बड़े वालदैन से और अपने दोस्तों से सीख लेते हैं, जो बाद में फिर बड़े होकर ये अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। ट्रीटमेंट की जब हम बात करें तो साइकोथेरेपी इज जनरली यूज टू ट्रीट एनपीडी, स्कीमा थेरेपी वगैरह इसके लिए यूज की जाती है।